नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, राज्य सरकार के द्वितीय कार्यकाल का 3 साल आज पूरा 3 साल पूर्ण होने पर सीएम जो है आज पीसी करने वाले हैं, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम धामी। मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी प्रेस वार्ता करेंगे। सरकार की सभी उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो आज 3 साल पूरा होने पर सीएम धामी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मुख्य सेवा सदन यानी सीएम आवास पर ये प्रेस वार्ता जो है वो किया जाएगा। सरकार की सभी उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, राज्य सरकार के द्वितीय कार्यकाल का 3 साल पूरा होने पर सीएम धामी जो है आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं। सरकार ने अभी तक जितनी भी योजनाएं और जो उपलब्धियां रिसीव की हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें, सरकार सभी उपलब्धियों पर आज चर्चा करेंगे। तो देहरादून से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां सीएम धामी जो है प्रेस वार्ता करने वाले हैं। सदन में ये प्रेस वार्ता जो है वो की जाएगी। इस दौरान सीएम धामी जो है सभी उपलब्धियों को गिनवाएंगे। सरकार द्वारा जितने भी योजनाएं जो चलाई गई हैं उन पे चर्चा की जाएगी। तो राज्य सरकार के द्वितीय कार्यकाल का आज 3 साल जो है वो पूर्ण हो गया है। 3 साल पूर्ण होने पर सीएम धामी जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आपको बता दें, सेवक सदन में सीएम धामी जो है वो प्रेस वार्ता करेंगे। सरकार की सभी उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी। तो 3 साल पूरे हो चुके हैं धामी सरकार के, जिसको लेकर आज सीएम धामी जो है प्रेस वार्ता करने वाले हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, सीएम धामी जो है आज 3 साल पूरा होने पर प्रेस वार्ता करने वाले हैं। क्या कुछ खास रह सकता है इस प्रेस वार्ता में और किन किन उपलब्धियों को गिनवा सकते हैं सीएम धामी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल पूरे हो गए। ये 3 साल बेमिसाल 3 साल के रूप में यहाँ पर कहे जा सकते हैं। सरकार ने इन 3 सालों में ऐसी उपलब्धियां हासिल करी जो उत्तराखंड के लिए एक माइलस्टोन का काम यहाँ पर करेंगी। आने वाले दिनों में जो सरकार की तरफ से अभी जो निर्णय लिए गए हैं, जो कानून यहाँ पर लाए गए, आने वाले दिनों में उसका लाभ राज्य की जनता को यहाँ पर मिलेगा। राज्य के भीतर विकास का जो पहिया जो सरकार तेज करना चाहती है वो और तेज होता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले अगर हम 3 साल की 3 बड़ी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य बन चुका है जहां पर यूसीसी कानून धरातल पर उतरा है, कानून काम करने लगा है। ये कहा जा सकता है कि देश के आज़ादी के बाद से अभी तक किसी राज्य ने यूसीसी कानून को लेकर ना तो कोई काम यहाँ पर किया था, ना ही उसको लागू करने की बात यहाँ पर की गई थी, लेकिन उत्तराखंड राज्य ने उसे लागू करने का काम यहाँ पर करा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जो वायदा राज्य की जनता से किया था, उस वायदे को पूरा करने का काम यहाँ पर करा है। 3 साल में ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो दूसरा बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल चीज़ें यहाँ पर हुई, जो इन्वेस्टर समिट यहाँ पर हुआ, वो उत्तराखंड राज्य के लिए विकास के क्षेत्र में बड़ा माइलस्टोन स्थापित कर सकता है। क्योंकि इस इन्वेस्टर समिट के जरिए जो निवेशक यहाँ पर आए हैं, उन निवेशकों के जरिए, उस निवेश के जरिए उत्तराखंड राज्य की जो विकास की रफ्तार है वो तेज होती नजर आएगी। राज्य में जो युवाओं को जो नौकरियों की जो आवश्यकता है, खासतौर पर रोजगार की जो आवश्यकता है, वो रोजगार यहाँ पर रोजगार सृजन के काम यहाँ पर होते हुए नजर आएंगे। युवा रोजगार से जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन यहाँ पर, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी यहाँ पर करी है। उसके ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो खेलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत यहाँ पर हुआ है। उत्तराखंड राज्य अभी तक जो सिर्फ 4 धाम के लिए या देवभूमि के नाम से जाना जाता था, पर्यटन और तीर्थाटन के नाम से जाना जाता था, वो खेल के लिए भी यहाँ पर जाना जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की विश्वस्तरीय सुविधाएं यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों के दौरान राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है, वो सीधे तौर पर युवाओं को बेहतर मंच प्रदान करने वाला काम यहाँ पर होगा। और उसके जरिए कह सकते हैं कि राज्य में जो खेल प्रतिभा है वो नए मुकाम पर पहुंचती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल अभय, जैसा कि आपने बताया लगातार भूमि का जी बिल्कुल अभय, जैसा कि आपने बताया कि 3 बड़ी उपलब्धियां जो है वो धामी सरकार जो है गिनवाएगी। लेकिन अगर बात की जाए यूसीसी को लेकर, तो इसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। अभी इन 3 साल को लेकर भी विपक्ष जो है वो हमला करते हुए बोल रहे हैं कि ये 3 साल जो है वो काफी कष्टकारी रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, विपक्ष अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष का जो काम है कि सरकार की जो चीजें हैं, उन चीजों में जो कमियां रही है उनको उजागर करने का काम विपक्ष की तरफ से किया जाता रहा है। अभी भी ये कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से सरकार के इन 3 साल के कामकाज पर ना तो संतुष्टि जाहिर करने का काम किया जा रहा है, बल्कि कई तरीके के सवाल विपक्ष की तरफ से यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि 3 साल के भीतर सरकार ने जो वायदे किए थे, खासतौर पर पहाड़ के विकास को लेकर जो बातचीत सरकार ने यहाँ पर कही थी, उस पर सरकार अभी तक उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाई है। ये कहा जा सकता है कि जो तराई वाले जो क्षेत्र है आपका, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, यहाँ पर विकास की रफ्तार तो तेज हुई है, लेकिन पहाड़ों पर जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए था, जो रफ्तार वहाँ पर होनी चाहिए थी, युवाओं के लिए वो रफ्तार होनी चाहिए थी ताकि पलायन रुक सके, शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर बेहतर काम हो सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम हो सके, उस मामले पर थोड़ी सी अभी धीमी रफ्तार यहाँ पर सरकार की कही जा सकती है। इसीलिए विपक्ष लगातार आरोप लगाने का काम यहाँ पर कर रहा है। लेकिन सरकार ने जो वायदा किया है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस वायदे को पूरा करने का काम यहाँ पर करना है। सबसे बड़ी बात है कि लगातार समीक्षा बैठकों के माध्यम से जो विकास की योजनाएं, उनकी प्रगति रिपोर्ट लेने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर कर रहे हैं, और उसी के आधार पर अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम सीएम धामी की तरफ से किया जा रहा है, ताकि राज्य में जो विकास की रफ्तार है वो तेज हो सके और उस विकास के कामों का लाभ जनता को मिल सके। ये कहा जा सकता है कि अभी तक की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट रही है, उसमें विभागों को साफ तौर पर सख्त निर्देश देने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर दे दिया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की तरफ से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए कि वो अपने विभागों का रोड मैप बनाने का काम यहाँ पर करें, और अगले यानी 3 से 5 साल के भीतर जो विभाग की तरफ से काम किए जाने हैं, चाहे वो विकास के क्षेत्र में हो, विकास की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के हों, या फिर आम जनता को लाभ पहुँचाने वाले जो कार्य, उस पर किस प्रकार से विभाग आगे बढ़ सकते हैं, उन सब चीज़ों को जानने का काम इस समय यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि अब उन सब चीज़ों को, यानी जो अभी तक के जो वायदे किए थे, जिसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया था, अब उसको धरातल पर उतारने का समय और सरकार उसे तेज रफ्तार से आगे करती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। अभय, अगर बात की जाए, क्योंकि आज सीएम धामी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जैसा कि आपने बताया कि 3 जो बड़ी उपलब्धियां हैं उसको गिनवाते हुए सीएम धामी नजर आएंगे, तो क्या ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि सीएम धामी इन योजनाओं के अलावा कुछ नई सौगात भी जो है वो देहरादून को दे सकते हैं? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर बार कुछ ना कुछ राज्य की जनता के लिए कुछ नया कुछ नई सौगात देने का काम यहाँ पर करते हैं। 3 साल का कार्यकाल जब पूर्ण हो चुका, तो ऐसे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ बड़ी चीज़ों की घोषणा भी यहाँ पर कर सकते हैं, जो राज्य के हित के लिए कही जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि अभी तक की जो सरकार की जो उपलब्धियाँ यहाँ पर रही है, उन उपलब्धियों को तो गिनाएंगे ही, साथ में आने वाले दिनों में जो सरकार राज्य की जनता के लिए लाना चाहती है, जिन चीज़ों को लेकर ये कह सकते हैं कि अभी तक की कसरत सरकार ने करी है, उनको भी बताने का काम सीएम धामी की तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये उम्मीद है, और आज ये कह सकते हैं कि सभी राज्यवासी इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ उस उम्मीद से यहाँ पर नजर लगाए बैठे हैं कि जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें उपलब्धियों के साथ साथ आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से राज्यवासियों को क्या और सौगातें यहाँ पर दी जा सकती है, उसका जिक्र उनकी तरफ से यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर में जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर करेंगे, तो वो सभी चीजें बताने का काम यहाँ पर करेंगे, जिसको सुनने के लिए राज्यवासी इस समय उत्सुक नजर यहाँ पर दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। अब है, अगर बात की जाए चारधाम यात्रा की, क्योंकि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, इसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, आप ये क्या समझ सकते हैं कि 30 अप्रैल से जो राज्य की चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, उसको लेकर ऑनलाइन पंजीकरण की जो सुविधा थी वो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यानी तीर्थयात्री जो यहाँ पर आना चाहते हैं, चारों धामों दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो बात सरकार ने कही थी, उसे समय से पहले ही यहाँ पर सरकार की तरफ से शुरू कर दिया गया। और अभी तक ये कह सकते हैं कि लगभग 4 लाख के करीब जो तीर्थयात्री हैं, उनकी तरफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम यहाँ पर कर दिया गया है। इस बार राज्य सरकार ने ये कह सकते हैं कि यात्रा को बेहतर बनाने के लिए, यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कई तरीके के बदलाव यहाँ पर किए। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश यहाँ पर देने का काम सरकार की तरफ से कर दिया गया। कोशिश यही है कि ये यात्रा, जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, चारधाम यात्रा पर जो आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुगम और सुरक्षित यात्रा रह सके। और जो संदेश राज्य सरकार देना चाहती है पूरे देश भर में, पूरे संसार में, वो यही है कि उत्तराखंड की बिल्कुल। अब है, जिस तरीके से तैयारियां सरकार की तरफ से की जा रही हैं, वो काफी सराहनीय है। इसके साथ ही आज सीएम धामी जो है वो अपने 3 साल के बेमिसाल जो तैयारियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और क्या कुछ उपलब्धियां गिनाएंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभय, इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर
पुलिस ने पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने कहा कि श्रद्धालुओं के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्थाओं के लिए भी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। आपको बता दें, फर्जी रजिस्ट्रेशन को रोकने के लिए भी विशेष व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। तो 30 अप्रैल से ये चारधाम यात्रा जो है वो शुरू हो रही है, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। देखिए, चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के हमारे द्वारा समय समय पर बैठक की जा रही है और हम लोगों ने चारधाम के रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं उनके रिपेयर वर्क का सारा एस्टीमेट तैयार करा लिया है और उनके टेंडर भी आजकल में फ्लोट हो जाएंगे। पहला काम तो ये है कि जो हमारे गेस्ट हाउसेज हैं वो गरिमा के अनुरूप हो जाए और रिपेयर वर्क हो जाए उनका। दूसरा, जो केदारनाथ धाम में जो हमारे टेंट वगैरह लगते हैं उसकी जगह का आइडेंटिफिकेशन के लिए वहाँ के जिला प्रशासन से समन्वय कर रहे हैं हम लोग। और हमारी जो वेबसाइट है उस पर हमारे चारधाम के पैकेजेस अपलोड हो जाए। तो इस तरीके का जो हमारा वर्क है वो चल रहा है और हम लोग से साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं और अभी भी हम लोग जा रहे हैं माननीय सचिव महोदय से मिलने और जो भी हमारे पेंडिंग प्रकरण है उस पर भी हम लोग बात। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर अब ऑनलाइन पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें, सुबह 7 बजे से शुरू हुई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शाम 4 बजे तक चली, जहां लाखों से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पंजीकरण कराया। सबसे ज्यादा केदारनाथ जी के लिए पंजीकरण किया गया, उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के लिए भी लोगों ने बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन कराया। आपको बता दें, संभावना ये जताई जा रही है कि पहले दिन पंजीकरण की संख्या 1.5 लाख से ज्यादा जा सकती है। इसकी जानकारी सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा समय समय पर समीक्षा में बैठक की गई और आगे की भी जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि चारधाम से जुड़े सभी विभागों के अधिकारियों को सीएम के साफ निर्देश हैं कि यात्रा में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुरक्षित हो, ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में अभी विगत सप्ताह समीक्षा बैठक किया था और जो भी संबंधित विभाग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया था कि चारधाम यात्रा शुरू होने के पूर्व जो भी सड़क है, बिजली है, पेयजल है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं सभी व्यवस्थित कर ली जाएं। और साथ ही साथ उन्होंने इस बार की यात्रा, जैसे हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसको राष्ट्रीय खेलों को हरित खेल के रूप में आगे बढ़ाया गया था, उसी तरह चारधाम यात्रा पर सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न हो, पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुँचे, तो हरित चारधाम यात्रा के रूप में इस बार शुरू करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। संबंधित विभाग इसका अनुपालन करेंगे और जो चारधाम की यात्रा पर तीर्थयात्री आएंगे उन सभी से भी पृथक से अपील की जाएगी और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन सभी का सहयोग लिया जाएगा कि इस यात्रा को ग्रीन चारधाम यात्रा के रूप में हम लोग सफलतापूर्वक संचालित कर सकें। करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार गोलीकांड पर राकेश टिकैत का सोशल मीडिया पर बयान जो है वो सामने आया है। आपको बता दें कि गोलीकांड को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर पुलिस पर कार्रवाई करते हुए उन पे सवाल उठाया और कहा कि बिना सही जांच के मुकदमे दर्ज करना जो है वो गलत है। टिकैत ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि अगर निर्दोष लोगों को जेल भेजा जाएगा तो किसान संगठन की टीम हरिद्वार पहुंचकर प्रशासन से जवाब भी मांगेगी। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि पुलिस को कार्रवाई से पहले पूरी सच्चाई जो है वो जान लेना चाहिए। तो हरिद्वार गोलीकांड पर राकेश टिकैत का ये बयान जो है वो सामने आया है। बिना सही जांच के मुकदमे दर्ज करना गलत है, ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, राकेश टिकैत ने प्रशासन को भी इस मामले को लेकर चेतावनी भी दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्रवाई जहां शासन स्तर पर चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायत की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने और चढ़ने को लेकर अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि ये अभियान 22 मार्च यानी आज जारी रहेगा। जैसे ही मतदाता सूची जो है वो दुरुस्त होगी, उसके बाद उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कोई भी मतदाता सूची में
छूट ना जाए इस दिशा में ये कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल माह में हो सकते हैं, उससे पहले चुनाव कार्यक्रम की घोषणा भी की जा सकती है। संभावना यही जताई जा रही है कि मार्च के अंतिम सप्ताह में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देहरादून से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है। बिना मान्यता वाले मदरसों पर एक्शन किया गया है। आपको बता दें, मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को लेकर यह एक्शन किया गया है। बच्चों के भविष्य को लेकर बाल आयोग जो है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। आपको बता दें, बाल आयोग ने शिक्षा अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिला कराने का निर्देश जो है वो दिया गया है। तो बिना मान्यता वाले मदरसों को लेकर ये आयोग जो है उसने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने कहा मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को दूसरे स्कूलों में दाखिला जो है वो करवा दिया जाएगा। तो अधिकारियों को भी इस मामले में कड़े निर्देश जो है वो दिए गए हैं। बच्चों का दूसरे स्कूलों में दाखिला जो है वो करवाया जाएगा। तो आपको बता दें, इंडिया वॉइस की खबर का ये असर जो है वो देखने को मिल रहा है, जहां कई दिनों से मदरसों पर एक्शन जो है वो किए जा रहे थे, जिसके बाद से बाल आयोग ने ये निर्णय लिया, ये सख्त कार्रवाई की कि जो बच्चे मदरसे से निकल के आएंगे उन्हें दूसरे स्कूलों में दाखिला जो है वो कराया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हरिद्वार से है, जहां देर रात एसएसपी प्रेमेंद्र डोभाल ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आपको बता दें, कोतवालों के तबादले के बाद अब 25 चौकी प्रभारी और 11 वरिष्ठ उप निरीक्षकों यानी एसआई के कार्यक्षेत्र जो है वो बदल दिए गए हैं। बता दें कि नई नियुक्तियों में सुनील पंत को मायापुरी चौकी, विपिन कुमार को जगजीतपुर चौकी और संजीत कंडारी को हर की पौड़ी की चौकी का प्रभारी बनाया गया है। वहीं चरण सिंह को रोड़ी के बेलवाला चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें, हरिद्वार पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस फेरबदल का उद्देश्य कानून व्यवस्था को मजबूत करना और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करना है। तो हरिद्वार में ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है वो देखने को मिला है। 25 चौकी प्रभारी और 11 एसआई के ट्रांसफर किए गए हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस फेरबदल का उद्देश्य जो है वो कानून व्यवस्था को मजबूत करना है और इसके साथ ही पुलिसिंग व्यवस्था को भी सुनिश्चित और सुदृढ़ करना है। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की तरफ से ये बयानबाजी जो है वो दी गई है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल जो है हरिद्वार में देखने को मिला है। 25 चौकी प्रभारी और 11 एसआई को ट्रांसफर किए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग से है। आपको बता दें, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को लेकर जनता में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब सड़कों पर जो जनता है वो नजर आ रही है। रामनगर के सरकारी अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला भी फूंका। आपको बता दें, रामनगर में स्वास्थ्य सेवाओं को निजी हाथों में देने का सरकार का फैसला अब जनता के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। स्थानीय लोग जो है वो लगातार अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की जो है वो मांग कर रहे हैं। तो पीपीपी मोड से अस्पताल के खिलाफ जो है वो लोग जो नजर आ रहे हैं। लगातार लोगों में उबाल और गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला भी फूंका गया। देखिए, रामनगर का जो सरकारी अस्पताल था उसे आज से 5 वर्ष पूर्व पीपीपी मोड पर सरकार ने दे दिया गया था और जिसको लेकर लगातार हम यहाँ पर जो यहाँ की लचर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। हमने सरकार से मांग की कि इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी और लगातार इसे हर बार ये कह दिया जाता है कि मार्च में खत्म हो जाएगा पीपीपी मोड, अगस्त में खत्म हो जाएगा, दिसंबर में खत्म हो जाएगा, लेकिन बार बार 3-3 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया जाता है। इस बार जब कूपी बस हादसा हुआ था तो उस दिन भी सरकार के मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने कहा था कि रामनगर का जो अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहा है उसे अतिशीघ्र हटा दिया जाएगा, मार्च में हटा दिया जाएगा। लेकिन
दोबारा से एक सुगबुगाहट यहाँ पे है कि इस जो सरकारी अस्पताल है इसको पीपीपी मोड से मैं 3 माह के लिए फिर बढ़ाया जा रहा है, जिसको लेकर हमने यहाँ पर 24 घंटे का अन्न और जो है हमने जल त्याग दिया था। और 24 घंटे के बाद आज हमारा अनशन हमारे चेयरमैन साहब रामनगर के हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने यहाँ पर तोड़वाया है। इन्होंने निवेदन किया कि अपने जान से बढ़कर कुछ नहीं है, आप अभी इस अनशन को तोड़ो और आगे जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। और हमने आगे भी मन बना रखा है कि हम मार्च के बाद अगर इसका अवधि बढ़ती है तो हम जनता के साथ मिलकर आंदोलन बनाएंगे। अभी हमने पुनः स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का यहाँ पर पुतला फूंका है। तो अस्पताल के खिलाफ लोगों में ये गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ ये पुतला फूंका गया है। आपको बता दें, रामनगर में पीपीपी मोड से अस्पताल के खिलाफ जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार जो है हर बार 3-3 साल के लिए ये मोड जो है वो बढ़ा देती है, जिससे जनता जो है पूरी तरह से परेशान है। वो लगातार इसी का विरोध करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। पीपी मोड अस्पताल के खिलाफ जो है लोगों में उबाल देखने को मिल रहा है। धन सिंह रावत का पुतला फूंका गया है। लोगों में इतना गुस्सा जो है वो देखने को मिला। लगातार जो है प्रशासन की तरफ से इस तरह की लापरवाही या इस पीपी मोड को बढ़ाने का कार्य जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी को लेकर जनता में जो है वो नाराजगी, गुस्सा जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला भी फूंका गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। तराई पश्चिमी डिवीजन से तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको बता दें, जो एक बड़ी लापरवाही की गवाही दे रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक नन्हा हाथी का बच्चा बीमार है, कमजोर है और दर्द से बेहाल है। उसके मुंह में गहरे घाव नजर आ रहे हैं। अब घाव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये घाव काफी पुराने हैं। शायद इतने दिन से ठीक से खाना पीना भी उसका नहीं हो पाया है। यही वजह है कि शरीर भी कमजोर हो चला है। हैरानी की बात यह नहीं कि हाथी बीमार है, हैरानी इस बात की है कि जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली, टीम जो है वो मौके पर पहुंची, लेकिन वन्य जीव चिकित्सक दल जिनके ऊपर इस मासूम जानवर का इलाज करने की जिम्मेदारी थी, उनका रवैया भी चौंकाने वाला रहा। डॉक्टर आए, घाव को देखा, लेकिन ना तो कोई दवा दी, ना कोई इलाज शुरू किया। सिर्फ एक नजर घाव पर डाली और बिना कोई ठोस कदम उठाए वापस लौट गए। तो एक बार फिर काशीपुर में वन विभाग की लापरवाही जो है वो देखने को मिली है। जो जानवर हैं वो गंभीर रूप से बीमार नजर आ रहे हैं। उनकी किसी तरह की इलाज जो है वो वन विभाग की तरफ से नहीं की जा रही है। डॉक्टर आते हैं, विजिट करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उन्हें ना कोई दवा दी जाती है, ना उनका कोई इलाज किया जाता है। तो काशीपुर में इस तरह की चौंकाने वाली ये घटना जो है वो सामने आई है, जहां वन विभाग की लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो डॉक्टर हैं वो वहां पहुंचते हैं, जानवर के घाव को देखते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई इलाज जो है उनकी तरफ से नहीं किया जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। 30 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली है। आपको बता दें, पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही यातायात की व्यवस्था को लेकर तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं के ठहरने, खाने पीने के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी रजिस्ट्रेशन को भी रोकने के लिए जो है वो व्यवस्था बनाई गई है। देखिए, 4 धाम यात्रा की तैयारियों में हमने आज बैठक करी है अपने जो हमारे जनरल मैनेजर से उनके साथ, और हमारा प्रयास है कि 4 धाम यात्रा से पहले 4 धाम यात्रा रूट पर जो भी हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, सबसे पहले तो उसमें जो भी माइनर या मेजर रिपेयर वर्क हैं उसको फिट कर लिया जाए। तो रिपेयर वर्क के लिए निर्देशित कर दिया गया है। और चूँकि कई जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ भी है, तो वहाँ कार्य बर्फ़ थोड़ा सा पिघलेगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगा। तो इस संदर्भ में जो हमारी प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं वो हम लोग आज लग करके उसको पूरा कर रहे हैं। और एक निर्णय यह भी हुआ है कि प्रत्येक सप्ताह हम अपने स्तर से इसमें समीक्षा करेंगे। और जो हमारे होटल के या गेस्ट हाउसेस के जो मैनेजर्स हैं उस पर जीएम साहब वो भी व्यक्तिगत रूप से उनसे समीक्षा कर रहे हैं। एक टीम हमारी जाएगी इन सभी गेस्ट हाउसेस की विजिट के लिए। हम स्वयं भी जाएंगे, लेकिन एक एडवांस टीम जाएगी ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि कहीं कोई और बेहतर
या कोई रिपेयर वर्क करना है तो उसको किया जा सके। तो एक तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। दूसरा, हम लोगों की वेबसाइट और हमारा जो PRO ऑफिसेज हैं वहाँ से बुकिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होगी कि लगभग 1,90,00,000 रुपए की हमारी ऑनलाइन बुकिंग हो चुकी है। और जबकि अभी हमारी सितंबर-अक्टूबर की बुकिंग प्रारंभ नहीं हुई है, क्योंकि एक तयशुदा टाइम ड्यूरेशन रखते हैं हम कि उसके पहले हम एडवांस बुकिंग नहीं लेते। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।